एपिसोड 2 के एंड में होंगजुन एक आदमी को देखता है जो बंदर से करतब करवा कर लोगों से पैसे कमाता है। पर इसे देखकर होंगजुन बहुत उदास हो जाता है और बंदर को भगा देता है। पर वो आदमी होंगजुन के पीछे लग जाता है और उससे बचने के लिए वो छत पर चला जाता है और एक छत में घुस जाता है। और दूसरी ओर ली एग्जॉर्सिस्ट डिपार्टमेंट जा रहा होता है क्योंकि एम्परर ने उसे एग्जॉर्सिस्ट डिपार्टमेंट का हेड यानी बॉस बना दिया ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में होंगजुन नीचे गिरता है और एक आदमी उसे पकड़ लेता है और होंगजुन के पेट को मॉन्स्टर समझता है। पर होंगजुन उसे बताता है कि मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ और बाकी सभी साथ आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ये है क्यू योंगशी और ये है अताई और इसका नेम है यूगैन। होंगजुन कहता है कि मुझे ये लेटर मिला है एग्जॉसिव डिपार्टमेंट से। बाकी कहते हैं कि हमने कोई लेटर नहीं भेजा, तो हमें पहले इस लेटर के राइटर को ढूंढना है। तभी वहाँ ली आ जाता है क्योंकि ये जगह ही एग्जॉसिव डिपार्टमेंट है और इन पर हमला कर देता है। होंगजुन ली को अपने चाकू से रोकने की कोशिश करता है पर सभी उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसके भाई को भी। अब ये ली के पास पड़ा हुआ लेटर को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि यहाँ के एम्परर का आदेश है कि ली जुन लोंग, जो लोंग वो आर्मी का ऑफिसर है, उसे एग्जॉसिव डिपार्टमेंट का लीडर बनाया जाता है। और इन्हें पता चलता है कि ली इन सभी का बॉस है। सभी ली को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी होंगजुन का पेट कहता है कि इन्हें ऐसे उठाना है और ली को मारता है। सभी उसे पकड़कर मारते हैं और ली जाग जाता है और अताई ली को वापस से बेहोश कर देता है और सभी प्लान बनाते हैं कि क्या बोलना है अपनी सफाई पर ली जाग जाता है और सभी को एक साथ खड़ा करता है और सभी को सुनाता है। सभी बाहर आते हैं और ली कहता है कि अब इस एग्जॉसिव डिपार्टमेंट को फिर से बनाया जाएगा। और तभी एक गेट ली पर गिर जाता है और देखते ही देखते पूरा एग्जॉसिव डिपार्टमेंट फिर से सही हो जाता है। रात को सभी ली को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ली याददाश्त भुला देने वाले फ्लावर लाने को कहता है अताई से और एक जगह के बारे में बताता है, जुबाओ जुहांग, जो चांगान की सबसे बड़ी ब्लैक मार्केट है। ली और होंगजुन मिलने जाते हैं चैनशियाई से क्योंकि छोटे लॉर्ड ने कहा था कि हार्टलाइट चैनशियाई को या उनके वंशज को देना। पर पता चलता है कि चैन मर चुका है और उनका वंशज बस ये बच्चा है और हार्टलाइट किसी बच्चे को देना सही नहीं है। ली होंगजुन को बताता है कि चैनशियाई बहुत ज्यादा सच्चे इंसान थे और गलत के खिलाफ आवाज उठाने में कभी नहीं रुकते थे और इसी सच्चेपन की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया और वहीं वो मारे भी गए। एपिसोड 4 में ली होंगजुन को बताता है कि चैनशियाई बहुत हद तक डी होंग जैसे थे। डी होंग ने भविष्यवाणी करी थी कि चाइना की जमीन पर डीमंस आएंगे, पर यह बात उन्होंने कई समय पहले बताई जहां किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया और उनका कोई बेटा भी नहीं था और उनकी बस ये शॉर्ट बची है जिसे खरीदने में ली ने अपना बहुत कुछ बेच दिया। सभी आते हैं और ली को सब भुला देने वाले फ्लावर पाउडर को देते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत महंगा था और इसके लिए आपको 3200 सिल्वर कॉइन देने हैं और आप इसका बिल भर दो। ली कहता है कि मैं बात करता हूँ हाई ऑफिशियल से कुछ फंडिंग देने के लिए। कहता है कि हमारा पहला केस आया है जो कि है मिस क्वींस होम की बिल्ली खो गई है और उसकी पहचान है कि उसका फर्श सफेद है। सभी ली को शांत करते हैं और छत पर बैठा होंगजुन बिल्ली की पेंटिंग बनाता है जो बिल्कुल बिल्ली जैसी नहीं होती। ली भी वहां आ जाता है और होंगजुन को अपनी पेंटिंग दिखाता है और ये भी बिल्कुल बिल्ली जैसी नहीं होती। ये छत पर आते हैं जहाँ इन्हें वही बिल्ली मिल जाती है और उसका पीछा करते हुए फिर प्रोस्टिट्यूट हाउस में आ जाते हैं। पर तभी कोई आ जाता है और ये सभी बेड के नीचे छिप जाते हैं। अब ये सभी चुप बैठे होते हैं कि इन्हें अपने बगल में एक लाश मिलती है। ये बाहर आके यहाँ से निकल जाते हैं और वापस आके उसी लाश के बारे में बात करते हैं। पर होंगजुन का पेट बिल्ली से बचता हुआ उसी फ्लावर पाउडर पर चढ़ जाता है और सभी उस फ्लावर पाउडर को इनहेल कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और कहते हैं डीमन और इस पर हमला करते हैं। पर धीरे धीरे इन्हें सभी याद आ जाता है और दूसरी ओर हम लड़की को देखते हैं जिसे कुछ सुनाई देता है और हम उसी डीमन को देखते हैं जो उसी लड़की को मार देता है और ये डीमन गर्ल कहती है कि इस चाकू को चलाने वाले को ढूंढो। एपिसोड 5 शुरू होता है। हम देखते हैं रात के टाइम पे सिटी के लोग कैंडल उड़ा रहे होते हैं और सिटी के डीमंस की पॉपुलेशन भी बढ़ रही होती है, खास करके ब्यूटी हाउस में। तो ब्यूटी हाउस के बाहर हमारी मेन कास्ट इस चीज़ का प्लान बनाती है कि कैसे उन स्पिरिट्स का पता लगाना है और फिर ब्यूटी हाउस के अंदर चले जाते हैं
और फिर प्लान के अकॉर्डिंग ये बंदा अपना म्यूजिक बजा के सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और बाकी की मेन कास्ट अपने कान में कोटर लगा के रूम को चेक करना शुरू कर देती है और एक रूम में इन्हें एक बंदे की बॉडी मिलती है और उस बॉडी का सारा खून निकाल लिया होता है। तो ये लोग म्यूजिक को बंद करते हैं और उस बॉडी को ऊपर से लटका देते हैं, जिसे देख के लोग पैनिक होके भागने लगते हैं। और उसी बीच हमारी मेन कास्ट ये देखने लगती है कि उनमें से सबसे सस्पिशियस कौन कौन है, जिसमें से इन्हें ये 3 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि सस्पिशियस होती हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर इन तीनों पे अपने चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अपनी फायर से हमला कर देती हैं, लेकिन वो डोज कर लेता है और वो फिर उस डेड बॉडी पे लग जाती हैं और ये वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन ये एक को अपनी एरो से शूट कर देते हैं, लेकिन एरो कुछ ज़्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से ये वहीं पे मर जाती है। और फिर हम उसका असली रूप देखते हैं जो कि एक फॉक्स का होता है। फिर मेन कैरेक्टर के चाकू की मदद से ये बाकी को भी ट्रैक कर लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो इस पिंक पाउडर की मदद से सभी लोगों की मेमोरीज मिटा देते हैं और आग को भी बुझा देते हैं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये लोग स्प्रिट का पीछा कर रहे होते हैं कि वो इन पे अटैक कर देती है और वो अटैक इसे लग जाता है और फिर ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और ये फिर अपनी विंड पावर की मदद से एक टोर्नेडो बनाता है और इस स्प्रिट को डैमेज कर देता है। लेकिन तभी वहाँ एक दूसरी स्प्रिट आ जाती है और इस पे हमला कर देती है और ये दोनों स्प्रिट वहाँ से भाग जाती हैं। और फिर ये तीनों स्प्रिट को ढूंढ रहे होते हैं कि इस बंदे की शॉट शाइन करने लगती है और स्प्रिट का पता लगा लेते हैं और उसे कॉर्नर कर लेते हैं और उसको फिर मारने जा ही रहे होते हैं कि वो स्प्रिट ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इन सब पे अटैक करने लगती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर ये स्प्रिट इन्हें अलग करने के लिए अपने 3 हिस्से कर लेती है और अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। और फिर ये तीनों भी एक एक के पीछे चले जाते हैं, जिसमें 2 क्लोन नकली हैं जो कि डिसअपियर हो जाते हैं। ओरिजिनल वाली का इन सोल्जर से एनकाउंटर हो जाता है और ये उन्हें आग लगा देती है और इतने में ये दोनों भी वहाँ आ जाते हैं और इस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बंदा स्पिरिट पे अपनी शॉट मार देता है जिससे उसको ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर स्पिरिट इन पे अटैक करके इन्हें वीक कर देती है और फिर इन्हें खाने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे ये बंदा आ जाता है और ये भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन्हें बचाने लगता है और इन्हें बचा लेता है और उस स्पिरिट पे अटैक करना चालू कर देता है और ये दोनों भी अटैक करने लगते हैं और फिर ये इस स्पिरिट को मार देते हैं और फिर इन्हें बाकी दोनों का भी सिग्नल आ जाता है और ये वहाँ जाने लगते हैं। और रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर इससे पूछता है कि क्या वो भी एक डीमन है, लेकिन वो कहता है उससे नहीं पता। लेकिन उसकी फैमिली में कहानी थी कि वुल्फ दिन को गार्ड करते हैं और डियर्स रात को, लेकिन डियर्स कहीं चले गए और फिर रात में चाओस होना शुरू हो गया और वो यहाँ पे उसी का पता लगाने आया है। फिर ये दोनों तीसरी स्पिरिट का पीछा कर रहे होते हैं और ये देखते हैं कि वो स्पिरिट पैलेस के अंदर चली जाती है और फिर एपिसोड 5 यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 शुरू होता है और हम देखते हैं कि फॉक्स जीवन पैलेस के अंदर आ चुकी होती है और ये पता लगाते हैं कि ज़रूर उसकी कोई पैलेस में से मदद कर रहा होगा और ये उसे ढूंढने का सोचते हैं। लेकिन इसकी शॉट की लाइट बहुत डिम होती है और ये एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पाते। लेकिन तभी इन्हें फॉक्स जीवन की बॉडी में जो चाकू लगा है उसकी आवाज़ आती है और फिर इस बंदे का बो लेके एम लगाता है और चाकू की आवाज़ फिर से सुनने की कोशिश करता है और जैसे ही उसके दोबारा आवाज़ आती है वो शूट कर देता है और वो एरो फॉक्स जीवन को लग जाती है और ये उसे जिंदा कैप्चर कर लेते हैं और उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो फॉक्स उनकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती, तो ये उसको मारने की जगह उसको बंद कर देते हैं और रॉयल आर्मी के कमांडर को हवाले कर देते हैं जो इसे प्रेस करता है। और फिर हम इन फॉक्स डीमन के मास्टर को देखते हैं जिसके पास हमारी मेन कैरेक्टर जैसा ही एक चाकू होता है और फिर ये इस बंदे को काम खत्म करने का मिशन देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारी मेन कास्ट पैलेस से बाहर जा रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर और ये बंदा चले जाते हैं इस वाइट कैट को उसके ओनर को देने और वो फिर उस कैट को उसके घर पे दे आते हैं और वहाँ पे ये पूछते हैं कि जब ये कैट मिसिंग थी तब यहाँ पे कौन कौन लोग आए थे। तो इन्हें प्राइम मिनिस्टर यांग और मैडम गुओ
का नाम पता चलता है और वो चले जाते हैं। और ये बोलता है प्राइम मिनिस्टर यांग या मैडम गुओ इस सब के पीछे है, तो इस एम्परर को खतरा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि एम्परर को इतना भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एम्परर के पास पर्पल स्टार की ब्लेसिंग है। तो भले ही डीमन कितना भी पावरफुल हो, वो डायरेक्ट एम्परर को हार्म नहीं पहुंचा सकता। फिर रात हो चुकी होती है और ये फॉक्स डीमन इस कमांडर से बात करने लगती है और उससे कहती है कि वो इनोसेंट है और उसने किसी को नहीं मारा है। तो उसकी बातें सुनने के बाद वो मारने की जगह उसकी सील तोड़ देता है और उसको फ्री कर देता है, और फिर वो कमांडर को लेटा देती है। और फिर वहां पे ये बंदा आ जाता है जो कि उसे बताता है कि वो उसका रिवेंज जरूर लेगा अगले साल के इम्पीरियल एग्जामिनेशन पे। और हमारी मेन कास्ट भी बाहर ही होती है। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, ये उन पर शूट कर देता है, लेकिन फॉक्स डीमन शूट अपने पर ले लेती है और फिर बाकी सभी भी इस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उसे डोज कर देता है और वहां पे एक टोर्नेडो बना देता है और ट्रांसफॉर्म होके उस फॉक्स की बॉडी वहां से लेकर निकल जाता है। और हमारी मेन कास्ट भी उसका पीछा करने लगती है और हम देखते हैं कि वो डीमन भागते भागते डैमिंग पैलेस में चला जाता है, जो एम्परर का फेवरेट पैलेस भी है। और वो उसमें ऐसे ही नहीं घुस सकते, लेकिन वो डीमन को जाने भी नहीं दे सकते। तो वो पैलेस में बिना किसी परमिशन के घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि बंदा फॉक्स डीमन की मौत पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फिर ट्रांसफॉर्म होके इन सभी पे अटैक कर देता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाता और फिर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये बंदा अपनी पावर से उसे जमीन से निकाल देता है और फिर ये बंदा उसको शूट करके उसे गिरा देता है। लेकिन ये सब आवाजों को सुन के वहां पे गार्ड आ जाते हैं, लेकिन वो डीमन अभी मरा नहीं होता, तो वो मरने से पहले इन सबको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और एक बड़ा सा फाइनल अटैक करने लगता है। लेकिन एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है।